बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें, जहां जेडीयू ने बिहार चुनाव के मद्देनजर पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद कई ऐसी खबरें सामने आई कि अभी भी कई मुद्दों को लेकर नाराजगी है, और इस बीच अब जेडीयू ने जारी कर दी है पहली लिस्ट, जिसमें 57 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। जेडीयू ने बिहार चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। ये लिस्ट आपके स्क्रीन पर है और इसमें 57 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया गया, जबकि वो एक दिन पहले नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हमारे सहयोगी अक्षय इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। अक्षय, जेडीयू ने ये पहली लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि लगातार हम ऐसी खबरें देख रहे हैं कि नाराजगी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पहली लिस्ट है जेडीयू की, वो सामने आ चुकी है। तो अक्षय से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको अपडेट दे रहे हैं, ये पहली लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी हो चुकी है। और अगर इस लिस्ट का हम जिक्र करें तो आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट मिला है, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को उम्मीदवार बनाया गया। इसी के साथ सोनबरसा से रत्नेश सादा, क्योंकि आपको याद है सोनबरसा सीट को लेकर यहां पर आपने देखा था कि किस तरह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच इसे लेकर लगातार नाराजगी सामने आ रही थी। इसी के साथ गायघाट का जिक्र करें तो यहां से कोमल सिंह को टिकट दिया गया है। मीनापुर से अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांटी से अजीत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बरौली से मंजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो देखिए, समस्तीपुर का अगर जिक्र करें तो अश्वमेध देवी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अक्षय हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। अक्षय, जेडीयू की ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, तो फिर से हम अक्षय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपको लिस्ट बता रहे, नालंदा से श्रवण कुमार को टिकट मिला है और इसी के साथ हरनौत से हरि नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। तो 57 उम्मीदवारों की जो ये लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। और ऐसे में देखिए, जातीय समीकरण को यहां पर ध्यान में रखा गया है। इसी के साथ साथ महिलाओं को भी यहां पर चुनावी मैदान में मौका मिला है, क्योंकि 2020 का अगर हम जिक्र करें विधानसभा चुनाव का, तो जेडीयू ने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को 43 सीटों पर ही जीत मिली थी। और जाहिर तौर पर सीटों को इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल हो, वोट शेयर बढ़े, तो इसके मद्देनजर पूरी जो रणनीति है बनाई गई है और अब ये जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। अक्षय हमारे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। अक्षय, बिहार चुनाव के मद्देनजर जेडीयू की ये जो पहली लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, क्या समीकरण साधने की कोशिश? देखिए, इस लिस्ट पे अगर विश्लेषण करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कि बीजेपी के नेता रहे हैं, लेकिन उनको जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। खास करके मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा सीट को देखें तो इंजीनियर अजीत कुमार को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। बेसिकली वो बीजेपी के नेता हैं, यानी कि कई सीटों पर बीजेपी ने जेडीयू को अपनी सीटें दे दी हैं, जेडीयू ने उम्मीदवार उतारा है, और कई सीटों पर जेडीयू के जो नेता रहे हैं वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये अब साफ हो गया है, कहीं ना कहीं अदला बदली हुई है। दूसरी बात यह है कि जातिगत समीकरण को हिसाब से भी देखा जाए तो जेडीयू ने अभी तक अनुसूचित जाति के लगभग 11 उम्मीदवार पहली लिस्ट में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 9 उम्मीदवार उतारे थे। तो इसका मतलब है कि लगभग 20 सीटों पर दोनों दलों ने अपने अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं, एससी उम्मीदवार हैं, वो उतार लिए गए हैं। और इसके अलावा जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनको भी रिपीट किया गया है। कहीं कहा जा सकता है कि जेडीयू ने पहली लिस्ट में उन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की है जो उसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। और बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैक्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अब जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी ने पहली लिस्ट 71 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। तो गठबंधन ने अभी तक जो उम्मीदवार उतारे हैं लगभग 250 के आसपास का आंकड़ा पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कई चीज़ें हैं जिस पर कि सोल्यूशंस अभी निकालना बाकी है। खास करके उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात इस समय दिल्ली में जारी है। देखना दिलचस्पी होगा कि जो जेडीयू ने सीटें खास करके घोषित की
की है। अक्षय, सोनबरसा सीट भी इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। रत्नेश को यहाँ से टिकट दिया गया क्योंकि ये जो सीट थी सोनबरसा, जो चर्चा ये थी कि वो चिराग के पास जाने वाली, और जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी वो भी सामने आई थी। और देखिए, निश्चित रूप से वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसा मैं जिक्र कर रहा था, एलजेपी की सीटें दी गई थी, लेकिन जेडीयू ने उस पर ऐतराज जताया और उसके बाद उम्मीदवार भी वहां से घोषित कर दिए। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि पहले से शायद नीतीश को इस बारे में संदेश नहीं दिया गया था। संजय झा और ललन सिंह ने शायद देरी से ये इन्फॉर्मेशन दी है और इसीलिए कई चीज़ों पर, खास करके सोनबरसा, रत्नेश वादा वहाँ के मंत्री हैं, उनकी सीट एलजेपी को दी जा रही थी। ये बहुत नाराजगी का विषय रहा है और बाद में ये चीज़ों को अब संभालने की कोशिश जारी है। कोशिश ये भी है कि जो पुराने नेता रहे हैं, जेडीयू उनको रिपीट कर रहा है और रत्नेश वादा उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। काटी का मैंने जिक्र किया कि इंजीनियर रंजीत कुमार बीजेपी से नेता हैं लेकिन जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मनजीत सिंह बरौली युवा नेता हैं, वो उनको मौका दिया गया है और कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें कोशिश की गई है जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की। जी बिल्कुल, और जेडीयू की जाहिर तौर पर कोशिश होगी कि जो पिछले चुनावी नतीजे रहे हैं उस पर सुधार हो, क्योंकि इस बार 101 सीट पर लड़ रही है और इसी के साथ अगर हम 2020 का जिक्र करें अक्षय, तो 113 सीट पर चुनावी मैदान में जेडीयू उतरी थी। कितने यहाँ पर रिपीट किए गए, कितने उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो 101 सीट पर बात की जा रही है उसको लेकर के अभी खींचतान वहाँ भी जारी है। ये माना जा रहा है क्योंकि रत्नेश सादा का जैसे टिकट दे दिया गया, इसके अलावा जमा का टिकट निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भी मंत्री रहे हैं, बसपा से जेडीयू में आए थे। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये सीटें जो गठबंधन में तय हुई थी कि वो चिराग पासवान के पास जानी है। अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं कि उनको वो सीट कहाँ अरेंज की जाती हैं, उनकी सीटें कम की जाती हैं। ये सीटें फिर जेडीयू के खाते में भी बढ़ने जा रही हैं। तो 101 की जगह पर 103 या 104 की संख्या बताई जा रही है, जो कि आने वाले वक्त में हो सकती हैं। अब इसके एवज में चिराग की सीटें घटने जा रही हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसको भी अब 6 सीटें मिली हैं। ये कहा जा रहा है कि 1 सीटें और बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये अभी समीकरण कुछ अलग बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि जो जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका इस बार नहीं दी गई थी, वो अंततः बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहने जा रहा है और खास करके नीतीश की नाराजगी के बाद। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ये बीजेपी इसको कैसे एडजस्ट करती है और चिराग पासवान को कैसे मनाया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक फिलहाल अमित शाह के निवास पर जारी है। उसके बीच में ये पहली लिस्ट जेडीयू का आ जाना और उसके बाद मांझी ने भी कल 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। तो नाराजगी के बीच अब उम्मीदवारों की घोषणा और नामांकन का दौर जारी है। जी, लेकिन जिसका जिक्र हम अक्षय भी कर रहे थे, सोनबरसा सीट जो कि जहां से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है जेडीयू की तरफ से, और आप ये भी बता रहे कि अब एक नया समीकरण, क्योंकि चर्चा ये थी कि वो चिराग पासवान के खाते में जाने वाली है। दूसरी तरफ 2 और पार्टी, यानी कि इस गुट का हम जिक्र करें एचएएम और आरएलएम, जिसको लेकर लगातार खबर सामने आ रही कि नाराजगी है। तो अब एक और ये मुद्दा कहीं ना कहीं एनडीए के लिए। और देखिए, एनडीए के लिए थोड़ी सी निश्चित रूप से एक तरफ से कहें तो चैलेंज वाली स्थिति है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी रही। वो कहा गया कि उनके तमाम बड़े नेताओं ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन वहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकला। और यही वजह रही है कि अमित शाह के दरबार में अब एक बार फिर से बैठक शुरू हो चुकी है। नित्यानंद राय उनके साथ मौजूद हैं, जो लगातार कड़ी का काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाया जाता है। क्या सीटें बढ़ाई जाती हैं या फिर जो राज्यसभा का जो टेन्योर है, क्योंकि 26 में उनका राज्यसभा का जो टेन्योर है वो खत्म होने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भी ये डील हो सकती है कि हम आपको अगले 5 साल के लिए फिर हम राज्यसभा दे देंगे। फिलहाल जो सीट दी गई है उससे संतुष्ट रहिए। खास करके महुआ की सीट जो रही है उसको लेकर के जो ये पूरी गड़बड़झाला है वो सामने आई है। ये माना जा रहा है कि अगर वो महुआ सीट बीजेपी उनको ऑफर कर देती है, जो कि चिराग पासवान के खाते में गई है, तो ये मुझे लगता है कि वहाँ मामला बन जाएगा। लेकिन फिर चिराग पासवान के पास जो क्वालिटी सीटें हैं वो घटती हुई दिखाई देंगी, जो कि
भी एक तरफ से देखा जाए तो दिक्कत की स्थिति है। खास करके 2-3 सीटों पर बीजेपी ने खुद चिराग पासवान को दिया है। ब्रह्मपुर उसमें से, बक्सर की ब्रह्मपुर सीट उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गोविंदपुर एक सीट है, वो भी बीजेपी ने चिराग को दिया है। तो अब समीकरण नया किस तरह से बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इस बार बैठक अब अमित शाह की जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चल रही है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। अक्षय, अगर हम बीजेपी का जिक्र हम करेंगे, जेडीयू का जिक्र करेंगे, लेकिन सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ के, एक बार सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, जेडीयू ने लिस्ट जारी कर दी है, कितने उम्मीदवारों को रिपीट किया गया, क्या जातीय समीकरण इसके जरिए साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई थी तो 48 को रिपीट किया गया और इसी तरह जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश भी की गई है। तो जेडीयू का विश्लेषण हम कैसे करें इस लिस्ट को लेकर? देखिए, जो पुराने चेहरे हैं उन पर नीतीश कुमार ने एक तरह से कहा जाए तो भरोसा जताया है। कुछ नए लोगों को भी सीट पे इस बार जगह दी गई है और उनको उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिससे विजय चौधरी की बात कर लें, आप अगर बात करें रत्नेश सदा की, तो रत्नेश सदा मंत्री रह चुके हैं, विजय चौधरी हैं, उसके अलावा मदन सहनी हैं, ऐसे कई नाम हैं, अनंत सिंह हैं, ऐसे कई नाम हैं, संतोष निराला हैं, जिन पे कि नीतीश कुमार ने फिर से एक बार भरोसा जताया है। और ये लोग पार्टी में लगातार जीतते आए हैं और जीतते रहे हैं, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे भरोसा किया है नीतीश कुमार ने। और जिस इलाके में जिस जाति का वोट ज़्यादा है, जैसे मोकामा का इलाका अगर बात करें तो वहाँ पे भूमियार समाज का ज़्यादा वोट है, तो वहाँ पे अनंत सिंह को उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया गया। हालांकि अनंत सिंह पिछली बार आरजेडी में चले गए थे और पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़वाया था, पत्नी उनकी जीती थी। इस बार पत्नी की जगह पे अनंत सिंह खुद जेडीयू की टिकट पे वहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। तो अनंत सिंह पे भरोसा किया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि लगातार अनंत सिंह उस इलाके में उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। सराय रंजन की बात करें, जहां से विजय चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, विजय चौधरी लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं चुनाव, वहां भी भूमियार समाज का वोट बहुत ज़्यादा है। गाय घाट, जो कि चिराग पासवान के पाले में चली गई थी, वहाँ पर कोमल सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कि बिल्कुल नहीं है और नया चेहरा है एक तरह से कहें गाय घाट के लिए। और कोमल सिंह का परिवार जो है राजनीतिक परिवार है, दिनेश सिंह के पिता एमएलसी है और उनकी माता जो है बीना देवी, वो वैशाली से सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट से। तो उनकी बेटी कोमल सिंह को गाय घाट से उम्मीदवार बनाया नीतीश कुमार ने। तो एक तरह से कहा जाए रणधीर सिंह को माझी से बनाया है। रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और वहाँ पे माझी में राजपूतों का वोट बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को, जातीय समीकरण और मजबूत कैंडिडेट, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ने टिकट बांटा है। और निश्चित तौर पर ये तमाम वैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो जिताऊ हो सके, जिनका प्रभुत्व हो क्षेत्र में, जिनको जनता जानती हो, जनता में जिनकी अच्छी पकड़ हो, जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हो, वैसे लोगों पे भरोसा नीतीश कुमार ने किया है। सर्वेश, एक बेहद खास सीट इसमें है सोनबरसा, जिसमें रत्नेश सदा को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन चर्चा इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिराग के लिए ये सीट जाने वाली थी, यानी कि चिराग की पार्टी के लिए। लेकिन अब यहां से रत्नेश सदा का ऐलान कर दिया गया, नाम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया उनको। दूसरी तरफ ये भी बताइए आप कि क्या कोई एलजेपी-आर के कैंडिडेट है जिसे जगह दी गई है? क्योंकि हमने देखा जिस तरह से सीट का फॉर्मूला तय किया गया, उसके बाद से लगातार नीतीश वर्सेस चिराग हमें नजर आया है। देखिए, जो चिराग पासवान की सिर्फ एक ही सोनबरसा की सीट नहीं है, मोरवा की सीट भी चिराग पासवान के पाले में गई थी, गाय घाट की सीट भी चिराग पासवान के पाले में गई थी। लेकिन इन तीनों सीटों पर नीतीश कुमार ने उम्मीदवार दिए हैं और ये जेडीयू के उम्मीदवार हैं। ऐसा नहीं कि एलजेपीआर के ये उम्मीदवार रहे हैं और इनको जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ाया जा रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार अड़ गए थे और सीधे तौर पर उन्होंने 9 सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। राजगीर की भी उसमें एक सीट, हालांकि वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उसका भी अनाउंसमेंट एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार को जहां जहां ऐतराज था वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए हैं और ये उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने बगैर बीजेपी से बात किए हुए नहीं की होगी। और निश्चित तौर पे देखिए, अब चिराग पासवान को दूसरी सीट एडजस्टमेंट के तौर पे दी जा सकती हैं और देखने वाली बात होगी चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट किया जाता है। हालांकि 29 सीटों पे वो लड़ने की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा भी था कि वो जितनी भी सीटें उनको मिली हैं उस पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन उसके पहले ही नीतीश कुमार ने अपनी सूची जारी कर दी और सूची जारी करते हुए अब एक तरह से कहे तो कल से लगातार वो सिंबल भी बांट रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी स्पष्ट हो गया है कि जिन सीटों पे नीतीश कुमार को ऐतराज था उन सीटों पे जेडीयू ही चुनाव लड़ेगी, ये अब स्पष्ट हो गया है।
ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें तो देखिए जेडीयू ने उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में लगातार आप देखिए बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि कई बातें निकलकर सामने आई है कि अगर हम आरएलएम का जिक्र करें तो नाराजगी की बात उनकी सामने आई है और लगातार बैठक का दौर दिल्ली में भी जारी।